क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 112 अज्ञात क्षेत्र 1। दोनों जिज्ञासु जागृति सफेद घोड़े के साथ दायरे के प्रवेश द्वार में दाखिल हुए। जब चंद्रमा का शरीर अंतरिक्ष के माध्यम से पूरी तरह से अलग स्थान पर ले जाया गया, तो एक संक्षिप्त, विचलित करने वाले क्षण के लिए चंद्रमा को अपने आसपास की सारी अनुभूतियां खो गईं। यह अनुभूति पोर्टल यात्रा के समान थी, लेकिन अधिक आकस्मिक थी, ठीक उस समय की तरह जब उन्हें उस छिपे हुए क्षेत्र में ले जाया गया था। जब उसके शरीर ने आखिरकार नियंत्रण हासिल कर लिया और उसकी इंद्रियां वापस आ गईं, तो चंद्रमा कुछ भी नहीं देख सका। उसके चारों ओर केवल अंधेरा ही था। बिल्कुल अंधकार को निगलते हुए मानो प्रकाश ही उस स्थान पर मौजूद नहीं था जहां वह प्रकट हुआ था। उसकी आंखों के सामने एक अधिसूचना दिखाई दी, लेकिन अभी तक उसके पास इसे जांचने का समय नहीं था। तुरंत चंद्रमा ने अपने मन को प्रसारित किया, जिससे उसकी हथेली में आग की एक छोटी सी चिंगारी पैदा हुई जिसने उसके आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया। सेलीन, मिराज, क्या आप यहाँ हैं? हाँ, मैं यहाँ हूँ। सेलीन की आवाज उसके कानों में प्रवेश कर गई, क्योंकि उसकी अपनी लौ कई मीटर दूर टिमटिमाती नारंगी रोशनी बिखेरते हुए जीवन में आ गई। चंद्रमा ने अपने बगल में मिराज की चिंतित हिनहिनाहट को सुना। अशांत वातावरण में घोड़े को उसके सवार की आवाज से आश्वस्त किया गया। शुक्र है कि उसके दोनों साथी अलग होने के बजाय उसके साथ ही पहुंच गए थे। उसे थोड़ी देर के लिए चिंता हुई कि कुछ बहुत गलत हो गया है और वे अलग अलग स्थानों पर बिखर गए हैं। हम कहाँ हैं? यह कौन सी जगह है? सेलीन की आवाज उस अंधेरी जगह में धीरे धीरे सुनाई दे रही थी जहां वे सब साकार हुए थे। वास्तव में वह जो कह रही थी उसे स्पष्ट रूप से सुनना थोड़ा मुश्किल था, जैसे कि दीवारें या वातावरण स्वयं ध्वनि को अवशोषित कर लेते थे, जिससे उनकी आवाजें अस्वाभाविक रूप से कम हो जाती थीं। आपने सच्चे मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। निश्चित नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसका हमने पहले सामना किया हो। और यह एक सच्चा मृत्यु क्षेत्र है। हम मर नहीं सकते, एक बार भी नहीं। चंद्रमा ने ध्वनिरोधी प्रभाव की भरपाई करते हुए जोर से कहा। उनकी आग की चिंगारी काफी बड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने अधिक मैना की आपूर्ति की, जिससे उनके परिवेश का बेहतर दृश्य प्राप्त करने के लिए प्रबुद्ध क्षेत्र का विस्तार हुआ। अतिरिक्त रोशनी से पता चला कि वे किसी प्रकार की बंद जगह में खड़े थे, जिसकी दीवारें सीधी रेखाओं के बजाय अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं। सतर्क रहें, मून ने चेतावनी दी। उसकी आंखें किसी भी खतरे के संकेत या बाहर निकलने के रास्ते के लिए लगातार आसपास के क्षेत्र को स्कैन कर रही थीं। हम अभी तक नहीं जानते कि इस जगह पर किस तरह के जानवर या खतरे मौजूद हैं। सेलीन ने सिर हिलाया। जैसे जैसे वह चंद्रमा की स्थिति के करीब पहुंची, उसकी लौ तेज होती गई। क्या हमें साथ रहना चाहिए या खोजबीन के लिए अलग हो जाना चाहिए? प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। एक साथ, मून ने तुरंत कहा। अज्ञात क्षेत्र में बंटने से लोग मरते हैं, स्थायी रूप से। मिराज चंद्रमा के करीब रहा। घोड़े की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से उसे बता रही थी कि यह वातावरण खतरनाक था और अपने सवार के पास रहना जीवित रहने के लिए उसका सबसे अच्छा तरीका था। जैसे ही उन्होंने सावधानी पूर्वक अपने आसपास की खोज शुरू की, मून और सेलीन को उस क्षेत्र के बारे में कई परेशान करने वाले तथ्य मिले जहां वे गए थे। माहौल बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। बंद जगह के बावजूद मिराज के खुर फर्श पर नहीं गूंज रहे थे। नहीं उनके स्वयं के कदमों से वह अपेक्षित ध्वनि उत्पन्न हुई जो किसी गुफा या कक्ष में चलने पर उत्पन्न होनी चाहिए। चुप्पी दमनकारी और निश्चित रूप से अप्राकृतिक थी। चंद्रमा घुटनों के बल बैठ गया और फर्श की सतह पर अपना हाथ फिराने लगा। यह असमान और उबड़-खाबड़ था, जिसमें चिकने पत्थर या भरी हुई मिट्टी के बजाय एक अजीब बनावट थी जिसकी उसे उम्मीद थी।
मून ने चुपचाप कहा, यह चट्टान या उस जैसी किसी चीज जैसा नहीं लगता। सेलीन ने उसी तरह दीवारों की जांच की, उसकी अभिव्यक्ति और अधिक चिंतित हो गई। दीवारें वही हैं। यह पत्थर या मिट्टी नहीं है। यह पूरी तरह से कुछ और है। मैं इस पर अपनी उंगली नहीं रख सकता कि यह क्या है। चंद्रमा ने अपनी अग्नि को और अधिक विस्तारित किया, जिससे ज्वाला का एक तैरता हुआ गोला बना जो उनके सिर के ऊपर से उठकर एक बड़े क्षेत्र को रोशन कर रहा था। वे किसी प्रकार के ट्यूबलर मार्ग या कक्ष में खड़े प्रतीत होते थे। अंतरिक्ष दोनों दिशाओं में मुड़ा हुआ था, उनकी रोशनी की पहुंच से परे फैला हुआ था। दीवारें, फर्श और छत सभी में एक ही अस्थिर लकीर वाली बनावट थी। चंद्रमा ने निकास या वैकल्पिक मार्गों की जांच की। उन्होंने केवल घुमावदार मार्ग को दो दिशाओं में फैला हुआ पाया, जहां वे भौतिक हुए थे, उसके सापेक्ष आगे और पीछे। उस पोर्टल या प्रवेश तंत्र का कोई निशान नहीं था जिसका उपयोग वे यहां पहुंचने के लिए करते थे। मून ने कहा, जिस प्रवेश द्वार से हम आए थे वह चला गया है। हम जिस तरह से आए थे वैसे पीछे नहीं हट सकते। तो हम प्रतिबद्ध हैं। हमें एक और निकास या इस दायरे में जो भी पूर्णता की स्थिति मौजूद है उसे ढूंढना होगा। ऐसा ही लगता है, मून ने सहमति व्यक्त की। वह इस घटनाक्रम से आश्चर्यचकित नहीं थे, उन्हें पहले से ही ऐसा होने की उम्मीद थी। जब वे खड़े होकर विकल्पों पर चर्चा कर रहे थे, सेलीन ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। दीवारें हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं। चंद्रमा, मुझे बताओ कि तुम्हें भी दीवारें हिलती हुई दिखाई देती हैं। चंद्रमा की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसका ध्यान अपने निकटतम दीवार पर केंद्रित था। हाँ, दीवारें हिल रही हैं। चंद्रमा का दिमाग संभावनाओं से गुजर रहा था, हर एक पिछली से अधिक परेशान करने वाली थी। यह आंदोलन कुछ ही क्षण तक चला, लेकिन इसके कारण जो परिवर्तन हुए वे बड़े पैमाने पर और भयानक थे। जो उनके पथ को तीन अलग अलग मार्गों में विभाजित कर रहा था वह अचानक बदल गया। उनमें से दो रास्ते हिंसक रूप से संकुचित हो गए, उनके खुलने को कस दिया गया और इतनी ताकत से सील कर दिया गया कि अंदर फंसी किसी भी चीज को कुचल दिया जा सकता था। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। ध्वनि दर्दनाक थी और साथ में दबाव में परिवर्तन भी था जिसे चंद्रमा अपनी छाती में महसूस कर सकता था। यह अगर हमने उस मार्ग में प्रवेश किया होता। सेलीन वाक्य पूरा नहीं कर सकी, अपने अनुभव के बावजूद उसकी आवाज में डर समा गया। हम मर चुके होते। चंद्रमा तुरंत समझ गया कि उसका अभिप्राय क्या था। यह कोई सामान्य क्षेत्र नहीं था जहां वे मृत्यु के बाद पुनः उत्पन्न हो सकें। यह एक त्वरित मृत्यु क्षेत्र था, एक बार जब वे मर गए तो वे मर गए। वास्तव में भले ही यह जीवन की संख्या के लिए दंड के साथ एक सामान्य मृत्यु क्षेत्र हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर दीवारें सिकुड़ने पर वे उन मार्गों में से किसी एक के अंदर होते तो वे कुचलकर लुगदी बन गए होते। जब वे पुनः उत्पन्न हुए तो वे ठीक उसी स्थान पर साकार हो गए, अभी भी बंद दीवारों के बीच फंसे हुए थे जो तुरंत उन्हें फिर से कुचल देंगे। मृत्युपाश, बार बार कुचलने के माध्यम से स्थायी उन्मूलन जब तक कि सभी जीवन समाप्त नहीं हो गए। अज्ञात कुछ ऐसा था जिससे अधिकांश जागृति भयभीत थे, और जिस स्थान पर वे वर्तमान में फंसे हुए थे वह कुछ ऐसा था जिसका उनमें से किसी ने भी कभी सामना नहीं किया था या किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में इसके बारे में नहीं सुना था। सेलीन ने कहा, जो रास्ते बंद हो गए हैं वे वापस नहीं खुल रहे हैं, कम से कम अभी तक नहीं। उसने सीलबंद मार्गों की ओर इशारा किया जिसमें उनके संपीड़न को उलटने का कोई संकेत नहीं दिखा। अब केवल एक ही रास्ता बचा है। लेकिन क्या होगा अगर दीवारें फिर से हिलने पर यह हमारे लिए बंद हो जाएं? उसकी आंखें उस कक्ष के चारों ओर घूम गईं जिसमें वे खड़े थे, उनकी स्थिति की पूरी भयावहता सामने आ रही थी। क्या होगा यदि जब हम यहाँ हैं तो ये दीवारें हमारे ऊपर बंद हो जाएंगी? अध्याय 113 अज्ञात क्षेत्र 2। इन दीवारों के भीतर कुचले जाने के विचार से चंद्रमा की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यह कुछ ऐसा था जिसे वह निश्चित रूप से अनुभव नहीं करना चाहता था। वे वर्तमान में एक बड़े कक्ष में खड़े थे, लेकिन यदि वही तंत्र जिसने उन मार्गों को सील कर दिया था उनके वर्तमान स्थान पर हुआ
उन्हें वैसे ही कुचल दिया जाएगा। मौत के जाल में फंस गया हूं और बचने का कोई रास्ता नहीं है। मून ने अपने विचार एकत्र किए और एक संभावित भागने की योजना बनाई जो उन्हें उनकी दुर्दशा से बचा सकती थी। हमें पैटर्न को समझने की जरूरत है। आंदोलनों के बीच कितना समय है? क्या कोई ट्रिगर है या यह चक्रीय है? उसने अपने स्थानिक भंडारण से वर्तमान क्षण को चिह्नित करते हुए एक घड़ी निकाली। हम अगले आंदोलन तक सेकंड गिनते हैं। यदि कोई लय है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कब चलना सुरक्षित है और कब हमें स्थिर क्षेत्र खोजने की आवश्यकता है। सेलीन ने सहमति में अपना सिर हिलाया। यह एक अच्छा विचार लगता है, लेकिन हम स्थिर क्षेत्रों को गैरस्थिर क्षेत्रों से कैसे अलग कर सकते हैं? और अगर कोई पैटर्न नहीं है तो क्या होगा? मून ने गंभीर रूप से कहा। फिर हम तेजी से आगे बढ़ते हैं और आशा करते हैं कि जब दोबारा ऐसा होगा तो हम गलत जगह पर नहीं फंसेंगे। उन्होंने शेष खुले मार्ग का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। यह अब आगे बढ़ने का एकमात्र मार्ग था जो गहराई तक जाता था, चाहे यह स्थान कुछ भी हो। हम यहां नहीं रह सकते, मून ने फैसला किया। अगर यह कक्ष हमें कुचलने का फैसला करता है तो स्थिर खड़े रहना हमें बैठे बैठे लक्ष्य बना देता है। हम खुले मार्ग से आगे बढ़ते हैं, जल्दी लेकिन सावधानी से। किसी भी ऐसे स्थान पर नजर रखें जो अधिक स्थिर दिखता हो। मिराज के बारे में क्या? सेलीन ने बख्तरबंद घोड़े को चिंता से देखते हुए पूछा। वह तंग जगहों में उतनी तेजी से नहीं चल सकता जितना हम कर सकते हैं। घोड़े की तेज दिल की धड़कन को महसूस करते हुए चंद्रमा का हाथ मिराज की गर्दन पर पड़ा। उसे पीछे छोड़ना कोई विकल्प नहीं था। अगर मिराज को अनुबंध कक्ष में अकेला छोड़ दिया गया तो उसे कुचल दिया जाएगा। वह हमारे साथ आता है। हम उसकी गति से मेल खाने के लिए अपनी गति को समायोजित करते हैं। यदि हमें कोई ऐसा मार्ग मिलता है जो उसके सुरक्षित रूप से गुजरने के लिए बहुत संकीर्ण है। चंद्रमा की आवाज कठोर हो गई। हमें दूसरा रास्ता मिल गया है। हम उसे पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। सेलीन ने उससे नजरें मिलाईं और सिर हिलाया। ठीक है। फिर एक साथ हम तीनों। करीब रहो, चंद्रमा ने कहा। यदि आपको अचानक कोई दबाव परिवर्तन महसूस होता है या वह ध्वनि दोबारा सुनाई देती है तो जितना हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़े। रुकना मत, पीछे मुड़कर मत देखना। सेलीन ने एक हथियार बनाया, एक छोटी तलवार जो उसके सामान्य उपकरण की तुलना में सीमित स्थानों में अधिक उपयोगी होगी। जब आप तैयार हों। दोनों जागृति अज्ञात कक्ष में उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। उनके शरीर भय से तनावग्रस्त थे क्योंकि वे अपने वातावरण में हर सूक्ष्म बदलाव की निगरानी कर रहे थे। अभी 1 मिनट ही बीता था कि दीवारें फिर हिलने लगीं। इस बार यह वह कक्ष था जिसमें वे खड़े थे। चंद्रमा की नजरों ने हर सतह का बारीकी से निरीक्षण किया। चारों तरफ की दीवारें पहले से ही उसी गति से अंदर की ओर खींच रही थीं। इससे भी बुरी बात यह है कि एकमात्र रास्ता जो खुला रह गया था, उनका आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता भी आगे बढ़ रहा था, जिसका मतलब था कि इसका भी वही हश्र होगा। उनके पास अपना अगला कदम तय करने के लिए शायद 1 सेकंड का समय था, और वह निर्णय यह निर्धारित करेगा कि क्या वे फिर से दिन का उजाला देखने के लिए जीवित रहेंगे या इस दुःस्वप्न में स्थायी रूप से मर जाएंगे। चंद्रमा के दिमाग ने तेजी से कोई रास्ता निकालने का काम किया। चलती कोठरी के बंद होने पर उसमें रहने का मतलब निश्चित मृत्यु था। समापन मार्ग में आगे बढ़ने पर वही भाग्य सामने आया। लेकिन पहले से सील किए गए 2 रास्ते। यदि यह स्थान एक लय पर संचालित होता है तो वे सीलबंद मार्ग अपने वर्तमान स्थान के बंद होने पर भी खुल सकते हैं। यह शुद्ध अटकलें थीं। एक जुआ जो किसी भी चीज पर नहीं बल्कि एक विचार और आशा पर आधारित है। लेकिन यह उनके पास एकमात्र मौका था। वहां पर चंद्रमा चिल्लाया और तुरंत अपना निर्णय लिया। उसने मिराज की लगाम को मजबूती से पकड़ लिया और घोड़े को सीधे पहले से सील किए गए मार्गों में से एक की ओर बढ़ने के लिए निर्देशित किया, जो कि 1 मिनट पहले ही बंद हो गए थे। मून और सेलीन दोनों घोड़े पर चढ़े हुए थे।
मिराज की नजदीकी तिमाहियों में तेजी से बढ़ने और दीवारों के घातक संकुचन समाप्त होने से पहले दूरी तय करने की क्षमता पर भरोसा कर रहे थे। इस स्थिति ने सुनिश्चित किया कि वे सभी जीवित रहेंगे या एक साथ मरेंगे। कोई पीछे नहीं छूटा। मून ने इस सिद्धांत पर अपना जीवन दांव पर लगाते हुए एक बड़ा जोखिम लेने का फैसला किया था कि मार्ग विपरीत चक्रों में संचालित होते हैं। सेलीन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मून का इरादा क्या था। हर वृत्ति असहमत होने, वहां न जाने का तर्क देने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन बहस या चर्चा के लिए समय ही नहीं बचा था। वह पहले ही इस बात पर सहमत हो गई थी कि इस अभियान के दौरान चंद्रमा उनके समूह का नेतृत्व करेगा। एक जहाज दो कप्तानों के साथ नहीं चल सकता। संकट में विभाजित नेतृत्व का मतलब मृत्यु होता है। इसलिए उसने अपने दांत पीस लिए, अपनी बाहों को चंद्रमा की कमर के चारों ओर कसकर लपेट लिया और सख्त प्रार्थना की कि सीलबंद रास्ते किसी तरह खुल जाएं, इससे पहले कि सिकुड़ती दीवारें उन सभी को कुचलकर पेस्ट में बदल दें, उन्हें एक अज्ञात क्षेत्र में एक भूलने योग्य स्मृति से अधिक कुछ नहीं बना दें। घोड़े के मन में जो भय भर गया होगा, उसके बावजूद मिराज ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ने के लिए सिग्नल का इंतजार किया। व्हाइट माउंट ने अपने सवार पर पूरा भरोसा किया, तब भी जब उस भरोसे का मतलब सीधे ठोस सीलबंद दीवारों की ओर दौड़ने से पहले इंतजार करना था। चंद्रमा दबाव में बदलाव महसूस कर सकता है। उपलब्ध स्थान तेजी से कम होने के कारण हवा बाहर निकल रही है। दोनों तरफ की दीवारें रास्ता बंद कर रही थीं, जिससे रास्ता संकरा हो गया था। चंद्रमा पहले से सील किए गए मार्ग को देख सकता था। यह अभी भी बंद था, अभी भी संकुचित रूप से बंद था। मिराज के खुर फर्श से टकरा रहे थे। उसके शक्तिशाली पैर उसे अपने पास मौजूद हर चीज के साथ आगे बढ़ने की ताकत दे रहे थे। मार्ग सील रहा। हम पूरी गति से ठोस दीवार से टकराने जा रहे हैं, चंद्रमा के दिमाग का कुछ हिस्सा फुसफुसाया, जबकि दूसरे हिस्से ने उसकी सहज बुद्धि पर भरोसा करते हुए उसे सही समय का इंतजार करने के लिए कहा। बहने को रोकने की कोशिश में फर्श, छत और दीवारों पर प्रत्येक बिंदु पर पत्थर के खंभे बनाए गए। लेकिन सेलीन ने जो खंभे बनाए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वे तुरंत ढह गए क्योंकि दीवारें उन पर गिरने लगीं। पड़ोसी चंद्रमा के संकेत पर मृगतृष्णा धराशायी हो गई। अब जैसे ही वे उसकी ओर बढ़े, सीलबंद मार्ग सिकुड़ गया और खुल गया। जो दीवारें संपीड़ित होकर बंद हो गई थीं, वे अचानक उसी लय के साथ बाहर की ओर विस्तारित हो गईं, जिससे मिराज के पहुंचते ही एक उद्घाटन हो गया। दीवारें बंद हो रही हैं। सेलीन ने चंद्रमा से मिराज को कम दूरी के बावजूद तेजी से दौड़ाने का आग्रह करते हुए कहा। अध्याय 114 भाग्य का एक आघात। घोड़ा बिना कदम तोड़े नए खुले मार्ग से कूद गया। मून और सेलीन को सुरंग के पार ले गया, जैसे ही उनके पीछे के कक्ष ने अपना घातक समापन समाप्त किया। उन्होंने अंतरिक्ष के पूरी तरह से खत्म हो जाने की एक कुचलने वाली आवाज सुनी। दीवारें इतनी जोर से मिल रही थीं कि उनके बीच फंसी कोई भी चीज चूर चूर हो सकती थी, लेकिन वे सफल हुए। एक बार जब वे नए मार्ग के अंदर सुरक्षित रूप से पहुंच गए तो मिराज की गति धीमी हो गई। चंद्रमा एक पल के लिए स्थिर हो गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। एड्रेनालाइन अभी भी उसके शरीर में प्रवाहित हो रहा था। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। हम जीवित हैं, सेलीन ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। हम वास्तव में जीवित हैं। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने अनुमान लगाया, मैंने नहीं किया। अगर मैं गलत होता। वह उस वाक्य को खत्म नहीं करना चाहता था। सेलीन थोड़े उन्मादी स्वर में हंसी। अगली बार जब आप ऐसा कोई अनुमान लगाएं तो शायद पहले मुझे चेतावनी दें। वहां समय नहीं था, मून ने कहा, लेकिन सब कुछ के बावजूद एक गंभीर मुस्कान उसके होठों को छू गई। मिराज ने अपने अयाल को हिलाते हुए फुसफुसाया, जैसे कि भयानक अनुभव के बाद अपने स्वयं के आश्वासन का अनुरोध कर रहा हो। चंद्रमा ने कृतज्ञतापूर्वक घोड़े की गर्दन थपथपाई। अच्छा लड़का, तुमने मुझ पर तब भी भरोसा किया जब यह पागलपन जैसा लग रहा था। कुछ गलत देखकर चंद्रमा की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। मिराज की पूंछ काट दी गई थी, या यूं कहें कि छोटी कर दी गई थी।
उसकी नजर वापस उस प्रवेश द्वार की ओर गई जिससे वे भागे थे, जिसे अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, और उसे डर के साथ एहसास हुआ कि दीवारें बंद होने पर मिराज की पूंछ पकड़ी गई होगी। सेलीन ने उसकी अचानक चिंता और घबराहट को तुरंत नोटिस किया। वह मिराज की पूंछ की जांच करने के लिए करीब आई, उसकी अभिव्यक्ति केंद्रित थी। चिंता मत करो, मिराज ठीक है, उसने त्वरित निरीक्षण के बाद कहा। चैम्बर केवल उसके गोदी बाहरी हिस्से से उगने वाले लंबे मोटे बालों पर बंद होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कष्टप्रद मक्खियों को मारने और दूसरों के साथ दृश्य संचार के लिए किया जाता है। समय के साथ यह अंततः वापस उग आएगा। उसने अपना हाथ सावधानी से पूंछ के आधार पर फिराया। गोदी स्वयं पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर वह पकड़ा गया होता तो यह एक मुद्दा होता, क्योंकि गोदी पूंछ का मांसपेशीय हड्डी वाला आधार है जिसमें कशेरुक, मांसपेशियां, तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं होती हैं। वहां क्षति से स्थायी चोट या गतिशीलता संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उसका स्पष्टीकरण सुनने और यह देखने पर कि मिराज अपने मृत्यु निकट अनुभव के तनाव से परे दर्द या संकट के कोई लक्षण नहीं दिखा रहा था, मून की चिंता काफी कम हो गई। मून ने स्वीकार किया, मैं वहां एक पल के लिए चिंतित हो गया था। आप घोड़े की शारीरिक रचना के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? सेलीन थोड़ी देर के लिए चुप रही, उसकी अभिव्यक्ति दूर होती गई। मुझे कुछ का सामना करना पड़ा। उसके स्वर से यह स्पष्ट हो गया कि उसका और अधिक विस्तार से बताने का कोई इरादा नहीं था। मून को तुरंत समझ आ गया कि सेलीन घोड़ों के बारे में जो भी अनुभव उसे सिखाता है, उसके बारे में विवरण में नहीं जाना चाहता। उन्होंने अधिक जानकारी के लिए दबाव नहीं डाला। उन्होंने मिराज को एक और आश्वस्त थपथपाया, यह जांचते हुए कि घोड़ा अपनी पूंछ का एक हिस्सा खोने के बावजूद स्थिर लग रहा था। आपने बहुत अच्छा किया। हम सभी जीवित हैं क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा किया। ऐसा लग रहा था जैसे मिराज ने सांत्वना स्वीकार कर ली है, उसकी सांसें स्थिर हो रही हैं। चंद्रमा शीघ्रता से पुनः ऊपर आ गया। चलो, हम यहां खड़े होकर पहले ही कीमती सेकंड बर्बाद कर चुके हैं। चैम्बर एक चक्र पर फिर से सिकुड़ सकता है, और ऐसा होने से पहले हमें अगला स्थिर बिंदु ढूंढना होगा। सेलीन ने जल्दी से सिर हिलाया और चंद्रमा के पीछे मिराज की पीठ पर कूद गई। आप सही कह रहे हैं। जब हम उस कक्ष में थे तो मैंने अपने पृथ्वी तत्व हेरफेर का उपयोग करने की कोशिश की। इसे पूरी तरह से नकार दिया गया, जैसे कि दीवारें मेरे खंभों को कागज के अलावा कुछ नहीं मानती थीं। मून ने बढ़ती चिंता के साथ उस जानकारी को संसाधित किया। हाँ, दीवारें सचमुच सख्त हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरा पृथ्वी तत्व भी इसे बंद होने से रोक सकता है। यह जगह जो भी हो, यह किसी भी तरह से सामान्य नहीं है। सेलीन ने गंभीर रूप से कहा, तब हम इन अजीब समापनों को रोकने के लिए अपने तत्वों का उपयोग करने पर भरोसा नहीं कर सकते। हम समय तक ही सीमित हैं और इस जगह को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि एक बार हमारे पास एक विचार हो तो हम भागने का रास्ता ढूंढने में सक्षम होंगे। वह एक महत्वपूर्ण सीमा थी। जादूगरों के रूप में अपने तत्वों का उपयोग करने का अवसर खोने से उनकी स्थितियां काफी अधिक अनिश्चित हो गईं। आइए अपने रास्ते पर चलते रहें, अगर चीजें गंभीर होती हैं। मैं इन दीवारों को तोड़ने की कोशिश करने के लिए अपने सबसे मजबूत हमले का उपयोग करूंगा, हालांकि ऐसा लगता है कि ऐसा करना मुश्किल होगा। उन्होंने मिराज को स्थिर लेकिन तेज गति से आगे बढ़ने का आग्रह किया। वे धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ सकते थे, खासकर जब उन्हें नहीं पता था कि रास्ता कितनी दूर तक जा रहा है। इस रास्ते के बंद होने से पहले दूसरा रास्ता खोजने के लिए उनके पास आधा मिनट का समय था। जिस मार्ग में वे थे वह अब धीरे से मुड़ा हुआ था। इसकी दीवारें सूक्ष्मता से चलने की उस परेशान करने वाली गति को बनाए रखती थीं। चंद्रमा ने अपनी इंद्रियों को अत्यधिक विस्तारित रखा, एक और प्रमुख कुचल चक्र की शुरुआत के किसी भी संकेत पर नजर रखी। वे शायद पहली जानलेवा स्थिति से बच गए थे, लेकिन चंद्रमा को कोई भ्रम नहीं था कि यह भूल भुलैया उन्हें दोबारा मारने की कोशिश करने से पहले कई और चेतावनियां देगी। वे एक और विभाजित रास्ते पर पहुंचे,
सुरंग दो अलग अलग मार्गों में विभाजित थी जो अलग अलग दिशाओं में घुमावदार थीं। गड़गड़ाहट। दीवारें एक बार फिर हिलने लगीं। दीवारों ने अपना घातक चक्र शुरू कर दिया। इस बार चंद्रमा पहले की तुलना में काफी शांत रहा। अनुभव के आधार पर अब उसके पास एक विचार था। वह अब आंख मूंदकर अनुमान नहीं लगा रहा था, वह बस किसी मार्ग पर जाने से पहले पर्यावरणीय संकेत के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। दो रास्तों में से एक ने तुरंत अपना क्रम शुरू कर दिया। दीवारें उसे बंद करने के लिए अंदर की ओर सिकुड़ गईं। इसके साथ ही उनके अपने वर्तमान मार्ग ने वही घातक प्रक्रिया शुरू कर दी। वाम सेलीन ने आंतरिक रूप से सोचा, तंत्र की अपनी बढ़ती समझ का उपयोग करके यह अनुमान लगाया कि कौन सी दिशा खुलेगी। जो मार्ग वर्तमान में बंद था वह अगले चक्र के दौरान विस्तारित होने की संभावना है, जबकि जो मार्ग अभी स्थिर है वह बंद हो जाएगा। वास्तव में चंद्रमा ने बिना किसी हिचकिचाहट के मिराज को तेजी से बाईं ओर घुमाया, जिससे घोड़ा उस रास्ते की ओर बढ़ गया जो चक्र के उलटते ही खुलना शुरू हुआ था। वे नए विस्तारित मार्ग में प्रवेश करने से महज एक सेकंड पहले ही दीवारों के टकराने की कुचलने वाली आवाज उनके पीछे गूंजने लगी। जिस मार्ग को उन्होंने अभी अभी खाली किया था उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। दोनों जागृतिकर्ताओं ने राहत की सांस ली। उनकी सांसें भारी थीं, लेकिन उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। वे तंत्र को समझ चुके थे। एक बार जब आप पैटर्न को पहचान लेते हैं तो लय का अनुमान लगाया जा सकता है। विपरीत चक्रों में संचालित मार्ग वैकल्पिक अनुक्रमों में खुलते और बंद होते हैं। देखें कि कौन सा मार्ग पहले सिकुड़ना शुरू करता है, फिर विपरीत मार्ग की ओर बढ़े जो खुल रहा होगा। उस नजरिए से चीजें बेहतर दिख रही थीं। अब जीवित रहना अधिक संभव लग रहा है क्योंकि उन्होंने इस घातक पर्यावरण को नियंत्रित करने वाले बुनियादी नियमों को समझ लिया है। लेकिन अभी भी एक गंभीर मुद्दा सामने था। अध्याय 115 सुराग एकत्रित करना। एक उनका कोई लक्ष्य या गंतव्य नहीं था। जानकारी की कमी ने इसे और भी बदतर बना दिया। इस बात का कोई संकेत नहीं था कि उन्हें इस क्षेत्र में क्या हासिल करना था या निकास कहाँ हो सकता है। वे बस एक भूल भुलैया के माध्यम से चल रहे थे, विभाजित रास्तों पर नेविगेट कर रहे थे और कुचलने वाले चक्रों से बचने के लिए अपने आंदोलनों का समय निर्धारित कर रहे थे। लेकिन लक्ष्यहीन होकर भटकना अभीष्ट समाधान नहीं हो सकता। वहां एक उद्देश्य, किसी प्रकार की पूर्णता की स्थिति होनी चाहिए जो उन्हें भागने की अनुमति दे। हम अनिश्चित काल तक ऐसा नहीं कर सकते, सेलीन ने उन दोनों की चिंता को व्यक्त करते हुए चुपचाप कहा। आखिरकार हम गलती करेंगे या मिराज थक जाएगा, या हम ऐसी स्थिति का सामना करेंगे जहां पैटर्न कायम नहीं रहेगा। हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए। चंद्रमा ने गंभीर रूप से सिर हिलाया। उसकी लौ का गोला आगे के घुमावदार मार्ग को रोशन कर रहा था। सहमत? यह अस्तित्व है, प्रगति नहीं। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम एक सुराग, एक मार्कर, कुछ संकेत खो रहे हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए या हमें क्या खोजना चाहिए। प्रवेश तंत्र को एक साथ सक्रिय करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, मून ने जोर से तर्क दिया। इससे पता चलता है कि सहयोग और समन्वय महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है कि बाहर निकलने या उद्देश्य के लिए कुछ इसी तरह की आवश्यकता हो, एक चुनौती जिसे अकेले पूरा नहीं किया जा सकता है। सेलीन ने उस पर विचार किया। यह पूरे क्षेत्र को एक परीक्षण के रूप में डिजाइन किया गया है। लंबे समय तक जीवित रहें, सही ढंग से नेविगेट करें और आप पहुंच जाएंगे। क्या? एक इनाम कक्ष, एक कलाकृति, एक और चुनौती? मून ने कहा, पता लगाने का केवल एक ही तरीका है। हम आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हम हर उस चीज के प्रति सतर्क रहते हैं जो हमारी मदद कर सकती है। दोनों जागरूक लगभग 10 मिनट तक एक ही घातक चक्र से गुजरते रहे। प्रत्येक सफल भागने के साथ उनकी चाल और अधिक आश्वस्त होती गई। एक और बंद होने से बचने के बाद मून और सेलीन दोनों को अनुभव से पता था कि अगले मार्ग विभाजन तक पहुंचने से पहले उनके पास ठीक 1 मिनट का समय था। जिस छोटे से मार्ग में वे दाखिल हुए थे उसे पार करने में उन्हें लगभग 10 सेकंड का समय लगा, जिससे उन्हें तत्काल जीवित रहने की लड़ाई लड़े बिना सुराग खोजने के लिए 50 सेकंड का समय मिल गया।
चंद्रमा ने स्थानिक भंडारण से अपना खंजर निकाला। सेलीन ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? मून ने मौखिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपने हत्यारे वर्ग के कौशल डैगर आर्ट को सक्रिय करके इसका प्रदर्शन किया। उसने यह पता लगाने की कोशिश करते हुए दीवार पर हमला करना शुरू कर दिया कि इन बाधाओं का निर्माण किस सामग्री से हुआ है। वाह! उसका हाथ जोर से दीवार से टकराया, लेकिन दीवार लगभग अभेद्य थी। चंद्रमा की भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं। अपनी बढ़ी हुई ताकत विशेषताओं के बावजूद वह सतह पर किसी भी दृश्य क्षति से निपटने में असमर्थ था। उसने अपने हमलों में उत्तरोत्तर अधिक बल लगाना शुरू कर दिया। प्रत्येक हमले के साथ उसकी शक्ति बढ़ती गई। आखिरकार मून अपनी पूरी शारीरिक शक्ति ब्लेड के काम में लगा रहा था। अधिकतम प्रयास से उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो रही थीं। एक संक्षिप्त क्षण के लिए चंद्रमा को लगा कि दीवार वास्तव में थोड़ा झुक गई है, सतह उसके ब्लेड की धार के नीचे से अलग हो गई है। लेकिन इससे पहले कि वह जो कुछ उसने देखा था उसे संसाधित कर पाता, क्षति तुरंत ठीक हो गई। कार्बनिक पदार्थ वापस एक साथ जुड़ गए, जैसे कि उसने कभी उस पर हमला ही नहीं किया हो। हाँ, यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, चंद्रमा ने परिश्रम के कारण थोड़ी अधिक सांस लेते हुए कहा। एक दीवार जो क्षति को दोबारा ठीक कर देती है। इस जगह के बारे में कुछ बहुत ही गलत है। सेलीन की अभिव्यक्ति चिंता से गहरी हो गई। क्या होगा यदि हम किसी प्रकार के शक्तिशाली भ्रम में फंस गए हैं? क्या होगा यदि हम भागने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि हम वास्तविकता को सही ढंग से नहीं समझ रहे हैं? एक अंधीन चक्र में फंस गए हैं जो टूटेगा नहीं। मून ने तुरंत पूर्ण विश्वास के साथ अपना सिर हिलाया। असंभव। हम किसी भ्रम में नहीं हैं। यह वास्तविक है, जितना वास्तविक है। उसकी निश्चितता के पीछे का कारण एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में सेलीन को पता नहीं था। छिपे हुए क्षेत्र में विंटर का परीक्षण पूरा करने और विंटर बीस्ट को हराने के बाद चंद्रमा को एक महाकाव्य रैंक कौशल से पुरस्कृत किया गया था, जो मानसिक हेरफेर के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता था। दृढ़ता रैंक महाकाव्य स्तर अधिकतम। विवरण आपकी इच्छा को तोड़ा नहीं जा सकता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भ्रम आप पर असर नहीं करते और आपका साहस आपके साथ वालों को मजबूत महसूस कराता है। +5 ताकत, चपलता और संविधान के लिए। भ्रमों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कम से कम प्रथम अभयारण्य स्रोतों या प्रथम क्रम के जानवरों से नहीं। यदि वे एपिक्रैन प्रतिरोध को बाईपास करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली भ्रम में फंस गए थे, तो उनके सामने नेविगेशन की तुलना में कहीं अधिक बड़ी समस्याएं थीं। तो फिर यह कौन सी जगह है? सेलीन पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। उसकी आवाज में हताशा का संकेत था। इससे पहले कि चंद्रमा प्रतिक्रिया दे पाता, दीवार पर ठीक उसी स्थान से एक अजीब पदार्थ रिसने लगा, जहां वह कुछ क्षण पहले हमला कर रहा था। परिवर्तन देखते ही सेलीन की आंखें चौड़ी हो गईं। चांद! देखो, जिस दीवार पर तुमने उसे मारा था, वहां से कुछ निकल रहा है। चंद्रमा के आंतरिक विचार तुरंत बाधित हो गए। उसने अपना ध्यान वापस उस दीवार की ओर खींचा जिसका वह परीक्षण कर रहा था। एक छोटे से छिद्र से एक सफेद चिपचिपा तरल पदार्थ रिस रहा था, जो नग्न आंखों के लिए लगभग अदृश्य था। फिर भी सेलीन ने इस हरकत को पकड़ लिया था। चंद्रमा सावधानी से पास आया। उसका हाथ रहस्यमय तरल पदार्थ पर मंडरा रहा था। जैसे ही वह उसे सीधे छूने ही वाला था, उसने खुद को रोक लिया। जिज्ञासा मार डालती है, चंद्रमा ने खुद को दृढ़ता से याद दिलाया। उन्होंने उन साहसी लोगों और जागृतिकर्ताओं के बारे में बहुत सी कहानियां पढ़ी जो उचित परीक्षण प्रोटोकॉल के बिना अज्ञात पदार्थों को छूने, खाने या अन्यथा संपर्क करने से मर गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बजाय मून ने तरल के साथ संपर्क बनाने के लिए अपने खंजर ब्लेड का उपयोग किया, ताकि तरल जहरीला या संक्षारक साबित होने की स्थिति में उसकी त्वचा सुरक्षित रूप से दूर रहे। चिपचिपा पदार्थ धातु से चिपक जाता है, ब्लेड के किनारे पर सफेद तरल पदार्थ की एक पतली परत चढ़ा देता है। चंद्रमा ने खंजर को आंख के स्तर तक उठाया और पदार्थ का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। यह तरल वास्तव में क्या है?
उनका प्रश्न बाधित हो गया क्योंकि दीवारों ने फिर से अपनी परिचित गड़गड़ाहट शुरू कर दी। संकुचन चक्र फिर से शुरू हो गया। चंद्रमा तुरंत मिराज की पीठ पर चढ़ गया। सेलीन निर्देश की आवश्यकता के बिना उसके पीछे चढ़ गई और वे लय की बढ़ती समझ से निर्देशित होकर समापन मार्ग से सफलतापूर्वक बच निकले। सफेद तरल चंद्रमा के ब्लेड पर बना रहा, धीमी गति से, लगभग भयानक तरीके से अपने आप चलता रहा। यह टपका या वाष्पीकृत नहीं हुआ, इसके बजाय यह थोड़ा हिलता हुआ प्रतीत हुआ, मानो किसी प्रकार का स्वतंत्र जीवन धारण कर रहा हो। दोनों जागृतिकर्ताओं ने इस बारे में सिद्धांत बनाना शुरू किया कि यह सफेद तरल क्या हो सकता है और इसे दीवार से कैसे छोड़ा गया था। अध्याय 116 सुराग एकत्रित करना 2। क्या इसकी मरम्मत के लिए क्षति के कारण उत्पन्न तरल पदार्थ था, या यह तरल पदार्थ था जो इन दीवारों में उनके जन्म से भी अधिक समय से फंसा हुआ था? वे किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ थे और केवल अतिरिक्त सुराग खोजने की उम्मीद में अगले रास्ते पर चलना जारी रख सकते थे जो उनकी स्थिति को स्पष्ट कर सके। अंततः यह रास्ता अलग दिखता है, सेलीन ने वास्तविक राहत के साथ कहा। आगे एक मार्ग की ओर इशारा किया जो क्षैतिज भूलभुलिया को जारी रखने के बजाय ऊपर की ओर ढलान करता हुआ प्रतीत होता था। शायद यह एक निकास की ओर ले जाता है। चंद्रमा ने सिर हिलाया। समान गलियारों के माध्यम से अंतहीन साइकिलिंग से कोई भिन्नता पाकर समान रूप से राहत महसूस की। उन्होंने सतर्क आशावाद के साथ आरोही पथ का अनुसरण करते हुए मिराज को आगे बढ़ने का आग्रह किया। मार्ग पिछले मार्गों की तुलना में काफी संकरा था, दोनों तरफ की दीवारें करीब थीं। मिराज को अधिक सावधानी से आगे बढ़ना था, उसका बख्तरबंद शरीर मुश्किल से सीमित जगह में फिट हो रहा था। परिच्छेद के अंत में उन्हें बिल्कुल नई चीज का सामना करना पड़ा। एक गोलाकार उद्घाटन जो एक तरफा दरवाजा तंत्र जैसा दिखता था। संरचना अन्य मार्गों से भिन्न थी, मानो किसी विशिष्ट दिशा में प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन की गई हो। चंद्रमा उतरा और प्रतिक्रिया के लिए परीक्षण करते हुए धीरे से उसके खिलाफ धक्का दिया। कुछ नहीं हुआ, ये सी ही रह गया। मेरी मदद करो, मून ने सेलीन से कहा। हमें और अधिक बल की आवश्यकता है। दोनों जागृतिकर्ताओं ने खुद को तैनात किया और अपनी संयुक्त बढ़ी हुई ताकत के साथ धक्का दिया। वाल्व ने हठपूर्वक विरोध किया। मून ने मिराज को आगे बुलाया। हमारे साथ आगे बढ़े। घोड़े ने अपनी बख्तरबंद छाती को जागने वालों के साथ साथ बैरियर के खिलाफ दबाया, जिससे उनके प्रयासों में उसका काफी द्रव्यमान और ताकत जुड़ गई। अंततः तीनों के एक साथ दबाव डालने से वाल्व काम करना शुरू कर दिया। यह अनिच्छा से धीरे धीरे खुला, जिससे इतना बड़ा छेद बन गया कि वे एक एक करके उसमें से निकल सकें। वाल्व दोबारा बंद होने से पहले मिराज को खींचकर वे तेजी से अंदर घुसे। इस नए मार्ग के अंदर माहौल अलग सा महसूस हुआ। दीवार की हरकतें इतनी तेज थीं कि चंद्रमा को यह अपने पूरे शरीर में गूंजता हुआ महसूस हुआ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? सेलीन फुसफुसाए, उसकी आवाज आसपास के शोर पर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। हाँ, मून ने गंभीर रूप से पुष्टि की। हम इस क्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण चीज के करीब पहुंच रहे हैं। वे संकरे रास्ते से ऊपर की ओर बढ़ते रहे, दीवारें मजबूती से दब रही थीं। स्विश! क्या आप यह सुनते हैं? सेलीन ने तुरंत कहा। आवाज धीमी थी, लेकिन वह थी, इसे नकारा नहीं जा सकता था। चंद्रमा ने सिर हिलाया। वह दूर से आती तेज आवाज सुन सकता था, जैसे किसी घाटी से हवा की तेज आवाज जो उनके पीछे कहीं से आ रही हो, जिस रास्ते से वे पहले ही गुजर चुके हों। गश! आवाज तेजी से तेज हो गई। एहसास होते ही चंद्रमा की आंखें चौड़ी हो गईं। मृगतृष्णा! अब हटो। यह क्या है? सेलीन ने मून की आवाज में तात्कालिकता महसूस करते हुए पूछा। कुछ आ रहा है, बढ़ती हुई दहाड़ पर चंद्रमा चिल्लाया। एक लहर, एक बाढ़, मुझे ठीक ठीक पता नहीं है, लेकिन हमें तुरंत ऊंचे स्थान पर जाना होगा या आश्रय ढूंढना होगा। तेज आवाज दूर की गड़गड़ाहट से बढ़कर गड़गड़ाहट तक पहुंच गई, जो भयानक गति के साथ मार्गों से गूंजने लगी। और वे सीधे इसके रास्ते में थे। आने वाली आपदा को स्वयं प्रकट होने में देर नहीं लगी।
गहरे गहरे लाल रंग के तरल पदार्थ की एक विशाल लहर विनाशकारी शक्ति के साथ मार्गों से टकराती हुई आई, जिससे पूरी सुरंग प्रणाली भर गई। चंद्रमा ने अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने तेज धार को अपनी ओर आते देखा। सेलीन, कसकर पकड़ो। सेलीन की पकड़ उसकी कमर के चारों ओर बुरी तरह से मजबूत हो गई, उसकी बाहें जगह जगह बंद हो गईं, क्योंकि अज्ञात तरल जबरदस्त शक्ति के साथ उन पर गिरा, तीनों को बहाते हुए एक अज्ञात गंतव्य की ओर आगे बढ़ गया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। तरल सिरप जैसा गाढ़ा और चिपचिपा था, उनकी त्वचा पर थोड़ा गर्म तापमान था। पूरा मार्ग पदार्थ से पूरी तरह भर गया, जिससे उन्हें सतह पर आने या सांस लेने के लिए हवा की जगह ढूंढने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। वे केवल अपनी सांसें रोक सकते थे और सहन कर सकते थे। उन्नत शारीरिक विशेषताओं के साथ शक्तिशाली जागृति के रूप में मून और सेलीन दोनों के पास ऐसी चरम स्थितियों में लगभग 20 मिनट तक अपनी सांस रोकने की क्षमता थी। यदि तरल पानी होता तो कार्य काफी आसान होता, लेकिन दबाव ने तरल पदार्थ की गाढ़ी स्थिरता के साथ मिलकर सब कुछ और अधिक कठिन बना दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि सिरप जैसा पदार्थ गति का विरोध करता है, जिससे बुनियादी गति भी थकाऊ हो जाती है। वे लगभग 15 पीड़ादायक मिनटों तक तेज बहाव वाले तरल पदार्थ में डूबे रहे, शक्तिशाली धाराओं से अलग होने से बचने के लिए एक दूसरे को कसकर पकड़े रहे। मून ने अपना एक हाथ मिराज के अयाल में मजबूती से पकड़ रखा था और घोड़े को बह जाने से मना कर दिया। चंद्रमा का दिमाग उनके सांस लेने के समय को बढ़ाने के लिए कई आकस्मिक योजनाओं पर विचार कर रहा था। उन्होंने अस्थायी वायु पॉकेट बनाने के लिए अपने मौलिक हेरफेर का उपयोग करने पर विचार किया, शायद आग के साथ तरल की थोड़ी मात्रा को उबालना या गैसों को संपीड़ित करने के लिए हवा का उपयोग करना। लेकिन घनत्व और दबाव ने ऐसी तकनीकों को जोखिम भरा बना दिया। बुलबुले बनाना काम कर सकता है, या इससे उनका बहुमूल्य मन बर्बाद हो सकता है जिसकी उन्हें प्रतीक्षा के लिए आवश्यकता होगी। जबकि मून और सेलीन सैद्धांतिक रूप से इन परिस्थितियों में 20 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते थे। अगर वे पूरी तरह से शांत रहते तो शायद थोड़ा अधिक समय तक। मिराज निश्चित रूप से उस अवधि से मेल नहीं खा सकता था। घोड़ों की शारीरिक सीमाएं अलग अलग थीं। मून को वास्तव में डर था कि मिराज दोबारा हवा मिलने से पहले दम घुटने से मर जाएंगे। घोड़ा संघर्ष कर रहा था, चंद्रमा इसे महसूस कर सकता था। मिराज का शक्तिशाली शरीर पानी में डूबे होने के बावजूद सांस लेने की प्रवृत्ति के खिलाफ, घबराहट के खिलाफ लड़ रहा था। बख्तरबंद माउंट उल्लेखनीय रूप से बहादुर था, लेकिन जीव विज्ञान को हमेशा के लिए नकारा नहीं जा सकता था। बस रुको, मून ने अपनी पकड़ बनाए रखते हुए हताश होकर सोचा। बस थोड़ी देर और। शुक्र है अनंतकाल जैसा महसूस होने के बाद, लेकिन शायद केवल 1 मिनट के बाद मार्ग अचानक नाटकीय रूप से चौड़ा हो गया। संकुचित सुरंग ने एक बिल्कुल विशाल कक्ष को रास्ता दिया। चंद्रमा, सेलीन और मिराज को बल के साथ खुले मार्ग से निष्कासित कर दिया गया, जो गाढ़े लाल तरल के माध्यम से खुले स्थान में गिर रहे थे। जो धारा उन्हें आगे की ओर धकेल रही थी, वह विशाल कक्ष में प्रवेश करते ही नष्ट हो गई। चंद्रमा ने जोरदार किक मारी, ऊपर की ओर तैरते हुए, या जो उसने आशा की थी वह भटकाने वाले अंधेरे में ऊपर की ओर थी। उसके फेफड़े जलने लगे थे। 20 मिनट की सीमा तेजी से करीब आ रही थी। मिराज अब कमजोर रूप से धड़क रहा था, घोड़े की ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गई थी। तभी चंद्रमा का सिर सतह से टूट गया। वायु। वह अपने फेफड़ों को ऑक्सीजन से भरते हुए बुरी तरह हांफने लगा। चैम्बर में पूरी तरह पानी नहीं भरा था, ऊपरी हिस्से में सांस लेने योग्य वातावरण था। सेलीन, चंद्रमा चिल्लाया, उसकी आवाज विशाल अंतरिक्ष में अजीब तरह से गूंज रही थी। वह कुछ देर बाद उसके पास आई, हांफती हुई और खांसती हुई भी। मैं यहाँ हूँ। मिराज कहाँ है? क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा।
ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 117। वे एक के अंदर थे। चंद्रमा पहले से ही वापस नीचे गोता लगा रहा था। उसके हाथ गाढ़े तरल में खोज रहे थे। उसने मिराज के अयाल को ढूंढ लिया और अपनी पूरी ताकत से घोड़े के सिर को सतह से ऊपर खींच लिया। मिराज को जोर जोर से खांसी हुई। सांस लेने में कठिनाई होने के कारण उसकी बाजू में दर्द हो रहा था, लेकिन वह जीवित था। वे उस ओर तैर गए जो एक कगार या मंच जैसा प्रतीत होता था, कक्ष की दीवार का एक भाग जो तरल रेखा के ऊपर था, जिससे एक जगह बन गई जहां वे आराम कर सकते थे। मून ने पहले खुद को ऊपर खींचा, फिर सेलेन की सहायता से मिराज को मंच पर खींचने में मदद की। थका हुआ घोड़ा तुरंत गिर गया, भारी लेकिन स्थिर सांस ले रहा था। सब लोग ठीक हैं? चंद्रमा ने अभी भी अपनी सांसें थमते हुए पूछा। जीवित, सेलीन ने अपने बालों से लाल तरल निचोड़ते हुए पुष्टि की। बमुश्किल लेकिन जीवित। चंद्रमा ने उनके परिवेश को रोशन करने के लिए अपनी हथेली में एक लौ बनाई, और उसने जो देखा उससे पूरी तरह से अलग कारणों से उसकी सांसें अटक गईं। वे बिल्कुल विशाल कक्ष में थे, आसानी से दसियों मीटर के पार। यह स्थान मोटे तौर पर अंडाकार आकार का था, जिसमें मोटी मांसल दीवारें थीं जो शक्तिशाली लयबद्ध स्पंदनों में स्पष्ट रूप से सिकुड़ती और शिथिल होती थीं। चंद्रमा ने जो दीवार ध्वनि पहले सुनी थी वह यहाँ बहरा कर देने वाली थी, प्रत्येक नाड़ी के साथ उसके पूरे शरीर में गूंज रही थी। प्रहार प्रहार। कक्ष का फर्श या बल्कि लाल तरल का पूल जिससे वे अभी अभी बच गए थे, हर मिनट या उसके बाद होने वाले प्रत्येक संकुचन के साथ उठता और गिरता था। चंद्रमा भयभीत होकर मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था कि दीवारें अंदर की ओर सिकुड़ रही हैं, जिससे तरल पदार्थ को आराम करने से पहले नाटकीय रूप से ऊपर उठने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसे फिर से गिरने का मौका मिला। और वहां खुलेपन थे। कक्ष की दीवारों में कई बड़े खुले स्थान, 4 अलग अलग मार्ग जिनमें संकुचन की लय के साथ तरल पदार्थ अंदर और बाहर बहता था। चंद्रमा का दिमाग उस चीज को संसाधित करने लगा जो वह देख रहा था। वे जिस गाढ़े लाल तरल पदार्थ में बह गए थे। गर्मी जब लड़खड़ाते समय कुछ उसके मुंह में चला गया तो उसे हल्का धातु जैसा स्वाद महसूस हुआ। खून। हम खून की लहर में बह गए। वह सफेद तरल पदार्थ जो उसने पहले दीवारों से निकाला था। उपचार करने वाला, पुनर्जीवित करने वाला ऊतक। जीवित ऊतक। जैविक दीवारें जो क्षति की मरम्मत करती हैं। मार्ग चक्रों में खुलते और बंद होते हैं। कई बर्तन जैसे खुले स्थानों वाला विशाल कक्ष। दिल की धड़कन। चंद्रमा की आंखें भयावह भयावह समझ से चौड़ी हो गईं। सेलीन, मुझे पता है कि हम कहाँ हैं, मून ने नियंत्रित भय के साथ धीमी आवाज में धीरे से कहा। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार चंद्रमा को सच्चा, ठोस डर महसूस हुआ। डर के कारण उसका खून ठंडा हो गया और चेहरा पीला पड़ गया। उसने उसके चेहरे पर भाव देखकर उसकी ओर देखा। कहा? चंद्रमा ने विशाल दीवारों की ओर ऊपर की ओर इशारा किया, सिकुड़ रहा था और आराम कर रहा था। फिर दर्जनों विशाल वाहिका छिद्रों पर जहां रक्त अंदर और बाहर बहता था। फिर उनके नीचे खून के तालाब के पास। हम एक दिल के अंदर हैं, मून ने कहा। उसकी आवाज तेज धड़कन के बीच मुश्किल से सुनाई दे रही थी। एक जीवित प्राणी का हृदय कक्ष। जो कुछ भी हम नेविगेट कर रहे हैं, मार्ग चक्र, कुचलने वाली दीवारें, यह सभी संचार प्रणाली थी। रक्त वाहिकाएं। और यह। उसने विशाल स्थान के चारों ओर इशारा किया। यह हृदय कक्षों में से एक है। संभवतः आकार और उन वाहिकाओं के माध्यम से रक्त पंप करने के तरीके के आधार पर एक वेंट्रिकल। सेलीन ने बढ़ते भय के साथ कक्ष के चारों ओर देखा, जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह डूब गई है। लेकिन पैमाने। यह कक्ष दसियों मीटर चौड़ा है। हमने जिन मार्गों से यात्रा की वे मिराज के गुजरने के लिए पर्याप्त चौड़े थे। यदि यह एक हृदय कक्ष है तो प्राणी। वह वाक्य पूरा नहीं कर सकी। चंद्रमा ने उसके लिए इसे समाप्त कर दिया। उसकी आवाज गंभीर थी। यह बिल्कुल विशाल होगा। हमारे द्वारा अब तक देखे गए किसी भी जानवर से भी बड़ा।
नहीं, अब तक रिकॉर्ड किए गए किसी भी प्राणी से भी बड़ा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। उसने चैम्बर की छत की ओर देखा और आयामों का अनुमान लगाने की कोशिश की। केवल इस हृदय कक्ष के आकार के आधार पर प्राणी के शरीर की कुल लंबाई हो सकती है। चंद्रमा ने मानसिक गणना की और महसूस किया कि उसके पेट में ठंडा भय बैठ गया है। सैकड़ों मीटर। वे स्तब्ध होकर चुपचाप बैठे रहे, अपने चारों ओर बहते दिल की धड़कनों को सुनते रहे। प्रहार प्रहार, प्रहार प्रहार। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। वे एक जीवित प्राणी के अंदर इतने बड़े पैमाने पर थे कि समझ से परे था, और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किस तरह के राक्षस के पास इस पैमाने का शरीर है, या क्या यह भी पता था कि वे इसके अंदर थे, या अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। मून के विचार तुरंत उस एक के शिकार पर वापस चले गए जो उसने लेफ्टिनेंट और उसके दिग्गजों के समूह के साथ किया था। उस यात्रा के दौरान उन्होंने एक घाटी पार की थी, द ग्रेट क्लेव वैली। एक विशाल भौगोलिक विशेषता जिसकी विशेषता एक विशाल अप्राकृतिक दरार है जो परिदृश्य को विभाजित करती है, जैसे कि असंभव रूप से शक्तिशाली किसी चीज ने भयानक शक्ति के साथ पृथ्वी पर प्रहार किया हो। लेफ्टिनेंट ने बताया था कि घाटी इतने शक्तिशाली प्राणी द्वारा किसी प्रकार के हमले या निशान का प्रतिनिधित्व करती है कि युद्धकठोर दिग्गजों ने भी इस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। विनाश के विशाल पैमाने ने यह कल्पना करके ही जागने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए थे कि इस तरह का नुकसान क्या हो सकता है। यह अफवाह थी कि ऐसे जीव मनुष्यों के पहले अभयारण्य में प्रवेश करने से पहले ही अस्तित्व में थे, ऐसे जीव जो बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके थे। हम अंदर हो सकते हैं, उन प्राणियों में से एक। चंद्रमा ने मन ही मन धिक्कारा। यह एहसास उस पर इस तरह हावी हो गया जैसे दम्भोंटू पहाड़ उस पर दबाव डाल रहा हो। आंतरिक शारीरिक रचना वाला एक प्राणी इतना अविश्वसनीय रूप से मजबूत है कि गुणों और कौशल से बढ़ी हुई अपनी पूरी शारीरिक शक्ति के बावजूद चंद्रमा उसे थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। उसके खंजर के प्रहार से उतक तुरंत ठीक हो गया था। रक्तवाहिका की दीवारों को बलपूर्वक कुचलकर बंद कर दिया गया था, जिससे ठोस पत्थर बिना किसी प्रतिरोध के चूर चूर हो गया होगा। यह एक शिकारी स्तर का प्राणी था जो चंद्रमा की वर्तमान क्षमताओं से इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहा था कि उसने इससे लड़ने के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। यह धारणा ही बेतुकी थी, मानव को धमकी देने वाली चींटी की तरह। बेशक चंद्रमा की शारीरिक शक्ति उसकी जादुई आक्रामक शक्ति के सामने कहीं भी नहीं थी। एक जादूगर के रूप में उनके पास 3 महाकाव्य रैंक कौशल थे, 5 तत्व एफिनिटी, इग्नाइट और तप, जबकि शारीरिक योद्धा के रूप में उनके पास कोई नहीं था। उनकी डैगर कला केवल सामान्य श्रेणी की थी, लेकिन फिर भी चंद्रमा अपनी सीमाओं को भली भांति समझते थे। यहाँ तक कि सेलीन का पृथ्वी जादू, जिसे कुछ हद तक कुछ कमजोर एस रैंक जानवरों के खिलाफ भी प्रभावी होना चाहिए था, रक्तवाहिकाओं के सिकुड़ने का भी विरोध नहीं कर सका। चंद्रमा इतने विशाल प्राणी की वास्तविक युद्ध शक्ति की थाह लेना भी शुरू नहीं कर सका। अध्याय 118 शक्तिशाली खजाना, भयानक प्राणी। मून ने अपनी कमजोरी का विनम्र एहसास करते हुए सोचा, ये प्राणी मेरे द्वारा देखे गए किसी भी चीज से बिल्कुल अलग स्तर पर हैं। वह एक कुएं के तल पर एक मेंढक की तरह था जो ऊपर आकाश के केवल छोटे वृत्त को देखता था और मानता था कि यह पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। उसने अपनी ताकत को अधिक महत्व दिया था और यह भी कम आंका था कि इस दुनिया में वास्तविक शक्ति पदानुक्रम वास्तव में कितना विशाल है। उसने सोचा था कि विंटर बीस्ट असाधारण था। तीनशस्त्र पर्वतीय भालू प्रथम अभयारण्य के जानवरों की उपलब्धि के शिखर की तरह लग रहा था, एक एस रैंक खतरा जिसे हराने के लिए बेस लॉर्ड और दर्जनों जागृति की आवश्यकता थी। लेकिन वह बहुत ही भयानक रूप से गलत था। वहां ऐसे जीव मौजूद थे जो उसे कष्टप्रद मक्खी की तरह निगल सकते थे। प्राणी इतने विशाल और शक्तिशाली हैं कि चंद्रमा और सेलीन का इसके परिसंचरण तंत्र के माध्यम से भ्रमण करना संभवतः इसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि मानव के रक्त प्रवाह में बैक्टीरिया का घूमना, पूरी तरह से ध्यान देने योग्य और पूरी तरह से अप्रासंगिक। चंद्रमा मदद नहीं कर सका लेकिन जोर से निगल गया। जीव के खून से लथपथ होने के बावजूद उसका गला अचानक सूख गया।
चंद्रमा सेलीन की आवाज उसके अंधेरे विचारों को चीरती हुई निकली। आप क्या सोच रहे हैं? मून ने खुद को उनकी महत्वहीनता के बारे में अस्तित्व संबंधी भय में डूबने के बजाय उनकी तात्कालिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। मैं सोच रहा हूं, मून ने ध्यान से कहा, इससे पहले कि यह प्राणी कुछ ऐसा करे जो हमें आकस्मिक रूप से मार डाले, हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। हम किसी ऐसी शक्तिशाली चीज के अंदर हैं कि हमें खतरा भी नहीं है, हम सिर्फ विदेशी वस्तुएं हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि परेशान करने वाली चीजें हैं। सेलीन ने उस गंभीर मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए धीरे से सिर हिलाया। तो हम क्या करें? हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस नहीं जा सकते। इसका मतलब होगा कि उन वाहिकाओं के माध्यम से रक्त प्रवाह के विपरीत तैरना, जिनसे हम धारा के साथ यात्रा करते समय बमुश्किल बच पाए। चंद्रमा ने फिर से विशाल हृदय कक्ष के चारों ओर देखा, 4 वाहिका छिद्रों का अध्ययन किया जहां प्रत्येक संकुचन के साथ रक्त अंदर और बाहर बहता था। प्रहार प्रहार। मून ने कहा, हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि कौन सा जहाज बाहर निकलने की ओर जाता है। इनमें से एक मार्ग श्वसन अंगों तक पहुंच सकता है, फेफड़े या गलफड़े या जो कुछ भी यह प्राणी सांस लेने के लिए उपयोग करता है। यदि हम उन तक पहुंच सकते हैं तो बाहरी वातावरण से संबंध हो सकता है। यह सीमित शारीरिक ज्ञान पर आधारित एक निराशाजनक सिद्धांत था, लेकिन यहां बैठकर मरने की प्रतीक्षा करने से यह बेहतर था। या सेलीन ने गंभीर रूप से सुझाव दिया, हम इस प्राणी को इतनी बुरी तरह से घायल करने का एक तरीका ढूंढते हैं कि यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या रक्षात्मक प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में हमें बाहर निकाल दे। चंद्रमा ने उस विकल्प पर विचार किया और तुरंत उसे त्याग दिया। किससे? हम इसके ऊतक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम बैक्टीरिया की 2 कोशिकाओं की तरह हैं जो एक इंसान को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सेलीन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई, लेकिन वह तर्क के साथ बहस नहीं कर सकी। वे एक जीवित दुःस्वप्न के अंदर फंस गए थे और प्राणी की सामान्य जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उन्हें आकस्मिक रूप से मारने से पहले उनका जीवित रहना बाहर निकलने पर निर्भर था। चंद्रमा खड़ा था, उसके गीले कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे, अभी भी प्राणी के खून से सने हुए थे। हम 5 मिनट के लिए आराम करते हैं। मिराज को अपनी ताकत वापस पाने दें। फिर हम एक जहाज चुनते हैं और बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। क्योंकि धड़कते दिल में स्थिर खड़े रहना जीवित रहना नहीं था। यह अपरिहार्य में देरी कर रहा था। चंद्रमा उसकी बढ़ती हुई लार को निगलने से खुद को नहीं रोक सका। मुश्किल से 5 मिनट ही बीते थे कि कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। चांद, क्या तुम वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? सेलीन ने बुदबुदाया। उसकी आवाज में शुद्ध अविश्वास था, क्योंकि वह किसी ऐसी चीज को घूर रही थी जिसे केवल वह समझ सकती थी। चंद्रमा की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि समान सूचनाएं उसकी अपनी दृष्टि में दिखाई दीं। उसकी विशेषताएं अनायास बढ़ रही थीं, बिना किसी स्तर को ऊपर उठाए या अंक खर्च किए। उसने धीरे से सिर हिलाया, अभी भी चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन हो रहा था। हाँ, मैं भी देखता हूं। इस घटना के लिए केवल एक ही संभावित स्पष्टीकरण था और दोनों जागृतिकर्ताओं ने इसे तुरंत समझ लिया। खून। सेलीन ने सांस लेते हुए नीचे देखा, उसके हाथ अभी भी गहरे लाल तरल से सने हुए थे। यह एक प्राकृतिक खजाना है। खजानों के बीच एक खजाना। विकट परिस्थितियों के बावजूद वह अपना उत्साह नहीं रोक सकी। इसके संपर्क में आने से ही हम स्थायी गुण वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। अधिक सूचनाएं सामने आने पर चंद्रमा को अपने शरीर में एक और सूक्ष्म बदलाव महसूस हुआ। आपने +1 शक्ति प्राप्त कर ली है। आपने +1 मन प्राप्त किया है। आपने +1 मन प्राप्त किया है। यह माप से परे असाधारण था। जागृत जगत में अपनी मूल विशेषताओं को सुधारने के केवल कुछ ही तरीके थे। प्राथमिक विधि लेवलिंग अप थी, जो आपको आपकी निर्माण रणनीति के अनुसार आवंटित किए जा सकने वाले विशेषता बिंदु प्रदान करती थी। यह वह मानक मार्ग था जिसका सभी ने अनुसरण किया। जानवरों को मारें, अनुभव प्राप्त करें, स्तर बढ़ाएं, अंक वितरित करें।
दूसरी विधि कुछ दुर्लभ उपकरणों के माध्यम से थी जो पहने जाने पर विशेषता बोनस प्रदान करती थी। उदाहरण के लिए मून के क्लोक ऑफ द टू एक्सट्रीम्स ने उन्हें पर्यावरणीय प्रतिरोध दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने आइटम हटा दिया वे लाभ गायब हो गए। तीसरी विधि अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कौशल के माध्यम से थी, लेकिन वे इतनी दुर्लभ थीं कि इसे लगभग कभी भी परिप्रेक्ष्य में नहीं रखा गया था। चौथा और सबसे कठिन तरीका प्राकृतिक खजानों के माध्यम से था। यह इतना दुर्लभ था कि अधिकांश जागृतिवादियों, यहां तक कि गहरी पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी अपने पूरे करियर में एक बार भी इसका सामना नहीं करना पड़ा। ये खजाने विभिन्न रूपों में आए। उन सभी में एक विशेषता थी, वे असाधारण रूप से दुर्लभ और मूल्यवान थे। और यहाँ मून और सेलीन सचमुच उस चीज में स्नान कर रहे थे जो स्पष्ट रूप से उन सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक खजानों में से एक था जिसका उन दोनों ने कभी सामना किया था। शक्ति के उच्चतम स्तर पर सेलीन ने जारी रखा, उसका दिमाग उसके उत्साह के बावजूद काम कर रहा था। विशेषता के फायदे युद्ध के परिणामों में भारी अंतर लाते हैं। जब आप 25 के स्तर तक पहुंचते हैं और हर कोई अपने प्रथम श्रेणी के विकास से गुजरता है, तो जो चीजें असाधारण इवोल्वर्स को केवल सक्षम लोगों से अलग करती हैं, वे कौशल, रैंक, युद्ध अनुभव और परिवर्तन से पहले आधार गुण हैं। चंद्रमा ने निहितार्थ को पूरी तरह समझते हुए सिर हिलाया। समान वर्गों वाले समान स्तर के दो इवोल्वर्स में उनकी विशेषता योग के आधार पर काफी भिन्न युद्ध प्रभावशीलता हो सकती है। बिल्कुल, जिसने केवल सामान्य लेवलिंग के माध्यम से गुण प्राप्त किए हैं, मान लीजिए उसकी प्राथमिक युद्ध प्रतिमा में 40 अंक हो सकते हैं, लेकिन जिसने अपने पूरे करियर में प्राकृतिक खजाने का उपभोग किया है, उसके पास उसी प्रतिमा में 50 अंक हो सकते हैं। अकेले गुणों से यह 25% शक्ति लाभ है। जब वे इवोल्वर बन जाते हैं तो यह अंतर और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। उसने विशाल हृदय कक्ष के चारों ओर उनके नीचे खून के पूल की ओर इशारा किया। इस प्राणी का रक्त स्थायी वृद्धि प्रदान कर रहा है। यदि हम इसकी थोड़ी सी मात्रा भी सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकें और इसे संरक्षित कर सकें। अध्याय 119 निकास बिंदु ढूंढना। चंद्रमा पहले से ही यही बात सोच रहा था। रक्त स्पष्ट रूप से माप से परे मूल्यवान था, लेकिन जटिलताएं थीं। वास्तव में, लेकिन हमें बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए। प्रभाव अस्थायी हो सकता है या इसका रिटर्न कम हो सकता है। पहला एक्सपोजर लाभ देता है, लेकिन बाद का एक्सपोजर कुछ नहीं करता है। हम अभी तक यांत्रिकी नहीं जानते हैं। प्लस एक ताकत। घटते रिटर्न के बारे में उनकी चेतावनी का खंडन करते हुए एक और अधिसूचना सामने आई। कोई बात नहीं, यह अभी भी काम कर रहा है, सेलीन ने कहा। जितनी देर तक हम उजागर होंगे, हम विशेषताएं हासिल करना जारी रखेंगे। चंद्रमा ने मानसिक रूप से उसकी वर्तमान स्थिति की जांच की। चंद्रमा ने मानसिक रूप से उसकी वर्तमान स्थिति की जांच की। उसकी ताकत 2 अंक बढ़ गई थी और उसका मन भी। इस प्राणी के खून से लथपथ होने और उसके हृदय कक्ष में वातावरण में सांस लेने से कुल 4 विशेषता अंक प्राप्त हुए। यह महत्वपूर्ण शक्ति वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, एक बार लेवलिंग के बराबर, लेकिन आवश्यक पीसने के अनुभव के बिना। हमें इस बारे में होशियार रहने की जरूरत है। मून ने आसान सत्ता हासिल करने की नशीली संभावना के बावजूद खुद को गंभीर रूप से सोचने के लिए मजबूर करते हुए कहा। यदि रक्त लाभ प्रदान करना जारी रखता है, तो हमें बाहर निकलने की तलाश करते समय अपने एक्सपोजर समय को अधिकतम करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ अनिश्चित काल तक नहीं रह सकते हैं। अंततः यह प्राणी कुछ ऐसा कर सकता है जो हमें मार देगा, चाहे रक्त का खजाना हो या न हो। सेलीन ने अनिच्छा से सिर हिलाया। सहमत। भागने के प्रयास के दौरान हम जितना लाभ उठा सकते हैं, उठाते हैं, लेकिन अस्तित्व को लालच से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। वह रुकी, फिर गंभीर मुस्कान के साथ बोली, हालांकि जाने से पहले मैं निश्चित रूप से इस रक्त से अपना स्थानिक भंडार भर रही हूं। भले ही यह व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए काम करना बंद कर दे, इसे अन्य जागृतिकर्ताओं को भारी कीमत पर बेचा जा सकता है या दूसरे अभयारण्य में शक्तिशाली वस्तुओं के बदले में बेचा जा सकता है। चंद्रमा का भी यही विचार था।
इस रक्त की एक शीशी संभवतः एक औसत जागृत व्यक्ति के लिए पूरे वर्ष के आरामदायक जीवन का प्रबंध कर सकती है। इसकी एक बैरल से उच्च श्रेणी के उपकरण या दुर्लभ कौशल खरीदे जा सकते हैं। इस हृदय कक्ष में रक्त की मात्रा ही उस धन का प्रतिनिधित्व करती है जो बहुत अधिक है। मून ने निर्णय लिया, एक व्यवहार्य निकास मार्ग की पुष्टि हो जाने के बाद हम भंडारण रिंग भर देते हैं। पहले नहीं। मैं लालच के कारण मौत का खतरा नहीं उठा रहा हूं। जानवर को यह एहसास हो सकता है कि उसका खून नाटकीय रूप से पतला हो गया है और वह हमें मार सकता है। सेलीन ने सिर हिलाया। मैं सहमत हूं। +1 मन, +1 संविधान। जैसे जैसे रक्त में वृद्धि का प्रभाव काम करता रहा, उन दोनों के लिए अधिक सूचनाएं सामने आईं। चंद्रमा भावनाओं का एक अजीब मिश्रण महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। समझ से परे आकार और शक्ति के प्राणी के अंदर फंसने का डर। इस परिमाण के प्राकृतिक खजाने की खोज से आश्चर्यचकित हूं और इस खोज से लाभ उठाने के लिए लंबे समय तक जीवित रहने का गंभीर दृढ़ संकल्प। 5 मिनट आराम करें, मून ने अपना पिछला बयान दोहराया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब तक हम ये विशेषता बोनस प्राप्त करना जारी रखते हैं, मिराज को ठीक होने दें। सफेद घोड़ा आराम कर रहा था। लगभग डूबने के बाद अब उसकी सांसें स्थिर थीं। आश्चर्य की बात यह थी कि मिराज को भी उन्हीं की तरह फायदा हो रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे चमक रहा था। चंद्रमा मिराज के बगल में खून में तैर रहा था। उसका दिमाग पहले से ही अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था, जबकि उसका शरीर अपने आसपास के खजाने को अवशोषित कर रहा था। वे किसी ऐसी चीज में फंस गए थे जो जागृति के रूप में उनके पूरे प्रक्षेप पथ को बदल सकती थी यदि वे इसका लाभ उठाने के लिए बच गए। मून, मिराज और सेलीन ने अगला घंटा हृदय कक्ष में आराम करते हुए बिताया। उनके शरीर प्राणी के रक्त में डूबे हुए या घिरे हुए थे। उस दौरान उनके भौतिक रूप नियमित अंतराल पर स्पष्ट रूप से मजबूत होते रहे। लगभग हर 10 मिनट में अतिरिक्त स्थायी विशेषताएं प्रदान करने वाली नई अधिसूचनाएं सामने आईं। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। घंटे के अंत तक उनमें से प्रत्येक ने अपनी प्रारंभिक वृद्धि से अधिक 6 विशेषता अंक प्राप्त कर लिए थे। चंद्रमा के लिए विशेष रूप से उन 6 बिंदुओं को इस प्रकार वितरित किया गया, 3 संविधान के लिए और 3 मन के लिए। उनका शरीर जादुई क्षमता और शारीरिक स्थायित्व को प्राथमिकता देने के लिए अनुकूल हो रहा था, शायद अपने शरीर की पसंद का जवाब दे रहा था। नाम चंद्रमा। जाति मानव। वर्ग वर्गहीन हत्यारा। स्तर 22-51%। जीवन 4596। ताकत 35, चपलता 35, संविधान 40, मन 55, सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 0। कौशल मौलिक हमला 5 तत्वों की आत्मीयता, तप, सिल्वर स्किन, इग्नाइट, डैगर 8, सीमित समय। प्रतिभा ग्रिम रीपर। क्लास कौशल क्लास स्लॉट 1/1। यद्यपि गुण वृद्धि पिछले 10 मिनट से दिखाई देना बंद हो गई थी, मून और सेलीन ने केवल एक अस्थायी विराम का अनुभव करने के बजाय यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके शरीर ने वास्तव में रक्त से लाभ को अवशोषित करना समाप्त कर दिया है, लंबे समय तक इंतजार करने का फैसला किया। दरअसल बिना किसी नई सूचना के करीब 30 अतिरिक्त मिनट इंतजार करने के बाद उन्होंने अनिच्छा से स्वीकार किया कि उनके शरीर में अब कोई सुधार नहीं हो रहा है। वृद्धि प्रभाव अपनी प्राकृतिक सीमा तक पहुंच गया था, चाहे संतृप्ति, घटते रिटर्न या किसी अन्य तंत्र के कारण। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उन लाभों का अंत है जो वे इस विशेष प्राणी के रक्त के सीधे संपर्क से प्राप्त कर सकते थे। हालांकि विशेषता लाभ की निगरानी के दौरान अपनी विस्तारित आराम अवधि के दौरान मून और सेलीन ने समय बर्बाद नहीं किया। वे कक्ष की संरचना का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहे थे, 4 विशाल वाहिका छिद्रों के माध्यम से रक्त प्रवाह पैटर्न का अध्ययन कर रहे थे और भागने के मार्ग की पहचान करने के लिए प्राणी की शारीरिक रचना को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर रहे थे। हम किसी प्रकार के विशाल जलीय जीव के अंदर हैं। हृदय की संरचना के आधार पर मेरा मानना है कि यह मछली की शारीरिक रचना के समान है। हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, एक अलिंद और एक निलय। स्तनधारियों, सरीसृपों, पक्षियों और उभयचरों के 4 कक्षीय हृदय के बजाय सेलीन ने आत्मविश्वास से बात की।
उसने प्रवाह पैटर्न का पता लगाते हुए पोत के उद्घाटन की ओर इशारा किया। इसके अलावा मैं ध्यान से देख रहा हूं और रक्त पूरे सर्किट में केवल एक बार हृदय से गुजर रहा है। यह पुनः ऑक्सीजनेशन के लिए हृदय में वापस नहीं लौटता है, जैसा कि यह अधिक जटिल परिसंचरण प्रणालियों में होता है। मून ने ध्यान से सुना। उसकी अपनी भूली हुई जीव विज्ञान की शिक्षा धीरे धीरे याद आने लगी। दूसरी बात, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग है, सेलीन ने आगे कहा, रक्त की संरचना पूरी तरह से सुसंगत है। यह सभी ऑक्सीजन रहित रक्त है, गहरा लाल, ऑक्सीजन रहित। मनुष्यों और अन्य सरीसृपों, स्तनधारियों और उभयचरों के विपरीत, जिनके पास अलग अलग ऑक्सीजन युक्त और डिऑक्सीजन युक्त रक्त सर्किट होते हैं, यह प्राणी एक सरल एकल सर्किट प्रणाली के साथ काम करता है। चंद्रमा ने उसकी ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। मुझे हाई स्कूल जीव विज्ञान में इसके बारे में पढ़ना याद है, मछली परिसंचरण प्रणाली। लेकिन मैं विवरण पूरी तरह से भूल गया, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि यह बेकार जानकारी थी जो कभी भी वास्तविक जीवन पर लागू नहीं होगी। वह इस विडंबना पर गंभीर रूप से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। जब आप किसी विशाल जलीय जीव के अंदर फंसे हों तो मछली की शारीरिक रचना जानना बेहद मददगार होता है। सेलीन ने अपनी विकट परिस्थितियों के बावजूद हंसते हुए कहा, जीवन में अंततः हर चीज को प्रासंगिक बनाने का एक तरीका है। उसने एक वाहिका के छिद्र की ओर इशारा किया, जहां प्रत्येक शक्तिशाली संकुचन के साथ रक्त वेंट्रिकल से बाहर की ओर बहता था। मछली और अन्य बड़े जलीय जानवरों में परिसंचरण पैटर्न सीधा होता है। ऑक्सीजन के लिए रक्त हृदय से सीधे गलफड़ों में प्रवाहित होता है। गलफड़े श्वसन अंग हैं जो सीधे बाहरी वातावरण से संपर्क करते हैं। पानी उनके ऊपर से गुजरता है, गैस विनिमय होता है और शरीर के बाकी हिस्सों में जाने से पहले रक्त ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। चांद की आंखें समझ से चमक उठीं। इसलिए यदि हम इस वेंट्रिकल से रक्त प्रवाह का अनुसरण करते हैं तो इसे हमें गलफड़ों तक ले जाना चाहिए। और परिभाषा के अनुसार गलफड़ों में किसी प्रकार का उद्घाटन या झिल्ली होनी चाहिए जो बाहरी पानी से जुड़ती है। बिल्कुल, सेलीन ने पुष्टि की। गलफड़े हमारे निकास बिंदु हैं। उन्हें बाहरी वातावरण से पानी के प्रवाह की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका अर्थ है कि वे इस प्राणी के शरीर से बाहर निकलने का मार्ग दर्शाते हैं। चंद्रमा ने 4 वाहिकाओं के उद्घाटन का अधिक ध्यान से अध्ययन किया, यह निर्धारित करने की कोशिश की कि इनमें से कौन प्राणी के आंतरिक सिस्टम में गहराई के बजाय श्वसन अंगों की ओर ले जाएगा। अध्याय 120 मिराज का विकास 1। मून ने जोर से सोचना शुरू कर दिया। समस्या यह पहचानने की है कि कौन सा बर्तन गलफड़ों की ओर जाता है और कौन सा जहाज अन्य अंगों की ओर जाता है। यदि हम गलत चुनते हैं तो हम इसके पाचन तंत्र या मस्तिष्क या यहां से भी बदतर कहीं पहुंच सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि हम यहां सुरक्षित हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कहीं और हैं। सेलीन ने जोखिम को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। सच है, लेकिन हम प्रवाह पैटर्न और पोत के आकार के आधार पर शिक्षित अनुमान लगा सकते हैं। वेंट्रिकल से दूर ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाने वाला सबसे बड़ा पोत उदर महाधमनी होना चाहिए, मुख्य धमनी जो सीधे गलफड़ों तक जाती है। उसने 4 छिद्रों में से सबसे बड़े छिद्र की ओर इशारा किया, जहां प्रत्येक हृदय गति के दौरान रक्त जबरदस्त ताकत के साथ बाहर की ओर बढ़ता था। यह प्राथमिक बहिर्प्रवाह पोत है। इसका अनुसरण करते हुए हमें गिल आर्च तक ले जाना चाहिए। मून ने उस जहाज के खुलने का परीक्षण किया जिसके बारे में उसने संकेत दिया था। यह वास्तव में विशाल था, आसानी से इतना बड़ा कि उनमें से तीनों इसमें तैर सकें, यहां तक कि मिराज के साथ भी। रक्त प्रवाह शक्तिशाली था, लेकिन असंभव रूप से तीव्र नहीं था, खासकर दिल की धड़कनों के बीच संक्षिप्त विश्राम चरण के दौरान। आप इस सिद्धांत में कितने आश्वस्त हैं? चंद्रमा ने सीधे पूछा। सेलीन ने गंभीरता से उसकी आंखों से मुलाकात की। लगभग 70% आश्वस्त। मैंने अपने प्रशिक्षण के दौरान अधिकांश जानवरों की बुनियादी शारीरिक रचना का अध्ययन किया और यह पानी के नीचे प्राणियों के परिसंचरण मॉडल से मेल खाता है। लेकिन मैं जीवविज्ञानी नहीं हूं और यह प्राणी किसी भी सामान्य मछली की तुलना में परिमाण के क्रम में बड़ा है।
इसमें शारीरिक भिन्नताएं हो सकती हैं जिनका मैं हिसाब नहीं लगा रहा हूं। 70% संभावना। यादृच्छिक अवसर से बेहतर, लेकिन निश्चितता से बहुत दूर। मून ने मिराज को देखा, जो बाकी अवधि के दौरान काफी हद तक ठीक हो गया था। घोड़े की आंखें अभी भी बंद थीं, उसकी सांसें स्थिर थीं। ठीक है, चंद्रमा ने फैसला किया। हम आपके सिद्धांत के साथ चलते हैं। गिल्स की ओर मुख्य बहिर्वाह पोत का अनुसरण करने से हमें बाहर निकलने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। लेकिन हम गलत तरीके से चुने गए किसी भी संकेत के लिए सतर्क रहते हैं। अगर पर्यावरण पाचन ऊतक जैसा दिखने लगता है या अगर हम प्रतिकूल प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं का सामना करते हैं, तो हम तुरंत वापस आते हैं और एक अलग मार्ग का प्रयास करते हैं। सेलीन ने सहमति में सिर हिलाया। एक और बात, गलफड़ों में संभवतः किसी प्रकार का फिल्टरिंग या सुरक्षात्मक तंत्र होगा। हमें श्वसन प्रणाली के माध्यम से विदेशी वस्तुओं को प्रवेश करने से रोकने के लिए डिजाइन की गई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। हमें अपना रास्ता बनाने या अंतराल खोजने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी। जब हम उस तक पहुंचेंगे तो हम उसे संभाल लेंगे। पहली प्राथमिकता पोत को नेविगेट करना और रक्त प्रवाह से बचना है। जाने से पहले हम अपने भंडारण के छल्ले को इस जानवर के खून से भरना नहीं भूल सकते। यह तरल सोने से भी अधिक कीमती है, इसे छोड़ना बहुत बेकार है। वही काम करने से पहले सेलीन मुस्कुराई। उसने अपनी भंडारण स्थली को एक शक्तिशाली जानवर के बहुमूल्य खून से भर दिया, जिससे वे कमजोर दिखने लगे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने जानवर की प्रतिक्रिया की चिंता किए बिना उतनी फसल काट ली जितनी उनके स्थानिक भंडारण में उचित रूप से समा सकती थी। चंद्रमा ने विशाल हृदय कक्ष के चारों ओर एक आखिरी नजर डाली, वह स्थान जिसने उन्हें लगभग मार डाला था लेकिन असाधारण लाभ भी प्रदान किया था। फिर वह सबसे बड़े पोत के उद्घाटन की ओर मुड़ गया, जहां से रक्त बाहर की ओर बढ़ रहा था, जिसकी उन्हें सख्त उम्मीद थी कि वह स्वतंत्रता थी। चंद्रमा मिराज को घोड़े की गर्दन पर हाथ रखकर जहाज की ओर ले जाने के लिए आगे बढ़ा। चलो, चलने का समय हो गया है। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि मिराज टस से मस नहीं हुआ। घोड़ा बिल्कुल स्थिर रहा, उसकी आंखें बंद हो गईं, हालांकि उसकी सांसें स्थिर रहीं। मृगतृष्णा, चंद्रमा बुदबुदाया, उसकी आवाज में भ्रम फैल गया। उसका सामान्य रूप से आज्ञाकारी माउंट उसके स्पर्श या आवाज पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। मूवमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए हल्का दबाव डालते हुए मून ने फिर कोशिश की। मिराज, हमें जाना होगा। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। घोड़ा एक मूर्ति भी हो सकता है। चंद्रमा तुरंत चिंतित हो गए। उसने सोचा था कि मिराज अपनी कठिन परीक्षा के बाद बस आराम कर रहा था, आगे की यात्रा के लिए ताकत हासिल कर रहा था। लेकिन यह शांति साधारण थकान से कहीं अधिक गहरी लग रही थी। रुको चंद्रमा, तुम्हारा घोड़ा। यह विकसित हो सकता है। सेलीन की आवाज में आश्चर्य का भाव था। क्या? मून का सिर सेलीन की ओर झुका, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। सेलीन धीरे धीरे पास आई। मिराज की जांच करते समय उसकी आंखें धीरे धीरे चमक रही थीं। उसकी अभिव्यक्ति में अविश्वास मिश्रित शुद्ध आकर्षण झलक रहा था। मुझे पता है कि यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन जानवर विकसित हो सकते हैं, सेलीन ने समझाया। उसकी नजर मिराज के शरीर से कभी नहीं हटती। स्तर में नहीं, यह अलग है। मैं ग्रेड या स्तर में विकास के बारे में बात कर रहा हूं। वे ऐसे परिवर्तनों से गुजर सकते हैं जो उन्हें मौलिक रूप से अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, नए लक्षण या भौतिक विशेषताएं प्राप्त करते हैं जो सामान्य और अद्वितीय वर्गों वाले मनुष्यों की तरह उनके संपूर्ण अस्तित्व को उच्च वर्गीकरण तक बढ़ाते हैं। मिराज को घूरने के लिए चंद्रमा का सिर पीछे की ओर घूमा। उसने घोड़े को नई आंखों से देखा। यदि इसके बाद मिराज वास्तव में विकसित हो सका तो यह एक बड़ी समस्या का समाधान कर देगा। चंद्रमा को चिंता होने लगी थी कि मिराज अब उसके साथ नहीं रह सकता। एक बार जब वह चढ़ गया तो जानवर चढ़ नहीं पाएगा और वह पहले अभयारण्य में रहेगा। वे अब एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। हालांकि यदि मिराज विकसित हो सका तो दूसरे अभयारण्य में चढ़ने की उसकी संभावना बहुत अधिक होगी। हम क्या करें? इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है? मून ने तुरंत पूछा। सेलीन ने अपना सिर हिलाया।
उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्य से अनिश्चितता की ओर बदल गई। मुझे यकीन नहीं है। मैंने वास्तव में पहले कभी कोई विकास नहीं देखा है। यह मेरा पहली बार है। मैंने इस घटना के बारे में केवल एक बार सुना है। उसने खुद को अचानक रोक लिया, स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ निर्णय लेने से पहले किसी के नाम का उल्लेख करने वाली थी। थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, जिस व्यक्ति ने मुझे इसके बारे में बताया उसने विशिष्ट विवरणों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी। चंद्रमा को अपने सीने में चिंता जकड़ी हुई महसूस हुई। तो हम नहीं जानते कि क्या इसमें घंटे, दिन, सप्ताह लगेंगे? हाँ, कोई ठोस समय सीमा नहीं है। जानवरों का विकास अप्रत्याशित है और बहुत दुर्लभ है। निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है। कम से कम मेरे पास वह डेटा नहीं है। मून के दिमाग में सेलेन के शब्द घूम रहे थे। अगर मिराज को अपना विकास पूरा करने के लिए दिनों या हफ्तों की आवश्यकता होती तो वे संभवतः इस हृदय कक्ष में इतने लंबे समय तक नहीं रह सकते। यहाँ तक कि भोजन और पानी के बारे में चिंताओं को दरकिनार करते हुए, जिनकी उनके स्थानिक भंडारण में सीमित आपूर्ति थी, चंद्रमा गहराई से अनिश्चित था कि रहस्यमय प्राणी अंततः उसके शरीर के अंदर उनकी उपस्थिति का पता लगाएगा या नहीं। अध्याय 121 मिराज का विकास 2। मून ने स्पष्ट समस्या व्यक्त करते हुए कहा, हम यहाँ अनिश्चित काल तक नहीं रह सकते, लेकिन हम मिराज को पीछे नहीं छोड़ सकते या उसके विकास को बाधित नहीं कर सकते। सेलीन ने दुविधा को पूरी तरह समझते हुए सिर हिलाया। बातचीत करने से उसकी मौत हो सकती है या जो कुछ भी वह बन रहा है उसे स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन रुकना हम सभी को जोखिम में डालता है। चंद्रमा ने अपने दोनों हाथ घोड़े की गर्दन पर रख दिए। सफेद कोट के नीचे की सूक्ष्म चमक अब और अधिक स्पष्ट होती जा रही थी और चंद्रमा को मिराज के शरीर से निकलने वाली गर्मी महसूस हो रही थी। बीमारी की तेज गर्मी नहीं, बल्कि ऊर्जा निकलने जैसी अधिक। मिराज को उसी खजाने के संपर्क में लाया गया था जो हम थे। हमने स्थायी गुण वृद्धि प्राप्त की। शायद उसके लिए उसकी निचली आधार शक्ति और सरल जीव विज्ञान के साथ प्रभाव ने कुछ और गहरा किया। केवल वृद्धिशील सुधारों के बजाय एक विकासवादी सफलता। वास्तव में इसने उसे विकासवादी सीमा से आगे धकेल दिया होगा। सेलीन ने सिर हिलाया। यही एकमात्र प्रशंसनीय कारण था। आइए प्रतीक्षा करें, उसे विकास पूरा करने के लिए समय दें। यदि कोई चीज हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है तो हम एक साथ आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढते हैं, भले ही इसका मतलब उसे जहाज के माध्यम से स्वयं ले जाना हो। गंभीर स्थिति के बावजूद सेलीन थोड़ा मुस्कुराई। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप ऐसा कहेंगे। मून एक ऐसी स्थिति में आ गए जहां वह मिराज और जहाज के उद्घाटन दोनों की निगरानी कर सकते थे। उनके कर्मचारी तैयार थे और खतरा उत्पन्न होने पर तुरंत कास्टिंग के लिए तैयार थे। आपको क्या लगता है कि जरूरत पड़ने पर आप कब तक यहाँ रुक सकते हैं? सेलीन ने पूछा। चंद्रमा ने मानसिक रूप से अपनी आपूर्ति का आविष्कार किया। आपूर्ति के संदर्भ में अधिकतम 1 महीने के लिए मैं इस क्षेत्र में गोता लगाने के लिए ढेर सारा डिब्बाबंद भोजन और पानी लाया था, लेकिन जीवित रहने के मामले में यह कठिन होगा। इस जगह पर सोना बिल्कुल संभव नहीं है, इसलिए शायद अधिकतम 1 सप्ताह। सेलीन ने कहा, इसके बाद हम बिना किसी परवाह के अपने जीवन के साथ जुआ खेल रहे हैं। वे मौन हो गए। मिराज का शरीर बढ़ती तीव्रता के साथ चमक रहा था। उनके चारों ओर शांत लेकिन तीव्र दिल की धड़कनें थीं। मून वास्तव में इस बात को लेकर उत्सुक था कि मिराज क्या बनेगा। एक तेज माउंट, अधिक मजबूत, शायद वह कभी कभी विकसित होने वाले जागृत जानवरों की तरह युद्ध क्षमता या मौलिक समानताएं हासिल कर लेगा। हृदय कक्ष में लगभग 3 घंटे की तनावपूर्ण प्रतीक्षा के बाद मिराज ने अंततः अपनी आंखें खोलीं। परिवर्तन उन्हें तुरंत दिखाई देने लगा। वाह, बहुत बढ़िया। उसकी आंखों को देखो। सेलीन मिराज के चेहरे की जांच करने के लिए करीब झुकते हुए चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। घोड़े की आंखों में अब कोमल सुनहरी धारियां उभरी हुई थीं। चमकदार पैटर्न ने आग की चिंगारी को खूबसूरती से पकड़ लिया और प्रतिबिंबित किया, जिससे मिराज को लगभग रहस्यमय रूप मिल गया। चंद्रमा ने सिर हिलाया।
जब उसने अपने साथी को फिर से सतर्क और उत्तरदायी देखा तो उसके अंदर राहत की लहर दौड़ गई। मिराज, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मिराज ने चंद्रमा की छाती पर प्यार से अपना सिर रगड़कर जवाब दिया, घंटों के परिवर्तन के बावजूद स्पष्ट रूप से खुश और स्वस्थ। घोड़ा थका हुआ होने के बजाय ऊर्जावान लग रहा था, उसकी चाल पहले से अधिक तेज थी। वास्तव में आपके बारे में क्या बदलाव आया? क्या आपने कोई नई क्षमता हासिल की? मून ने पूछा, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि घोड़ा मौखिक रूप से उत्तर नहीं दे सकता है, लेकिन उम्मीद है कि शारीरिक भाषा से कुछ पता चल सकता है। चंद्रमा के प्रश्न के उत्तर में मिराज ने मुड़कर अपनी पूंछ हिलाई। उसने जो देखा उससे चंद्रमा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पूंछ नाटकीय रूप से बदल गई थी। गोदी से बहने वाले सामान्य मोटे बाल काफी मोटे और चपटे हो गए थे। अलग अलग बाल एक साथ जुड़कर चप्पू जैसी पंख संरचना में बदल गए थे। यह अभी भी खूबसूरती से बह रहा था, लेकिन अब यह स्थलीय पर्वत की पूंछ के बजाय एक जलीय अनुकूलन जैसा दिखता था। वह क्या है? एक पंख। आपने पूंछ के लिए एक पंख विकसित किया है। यह पूरी तरह से अभूतपूर्व था। मून ने घोड़ों में जलीय विशेषताएं विकसित होने के बारे में कभी नहीं सुना था। परिवर्तन विशेष रूप से उनके वर्तमान परिवेश के अनुकूल प्रतीत हुआ। मानो अपनी नई क्षमता का प्रदर्शन करना चाहता हो, मिराज बिना किसी हिचकिचाहट के अचानक खून के तालाब में गिर गया। मून ने सेलीन पर एक नजर डाली, फिर दोनों ने गहरी सांसें लीं और खून के नीचे गोते लगाते हुए उसका अनुसरण करने लगे। गाढ़े लाल तरल पदार्थ में मिराज अविश्वसनीय अनुग्रह और चपलता के साथ आगे बढ़ रहा था, जमीन पर अब तक की तुलना में कहीं बेहतर। उसके शक्तिशाली पैरों ने कुशलतापूर्वक किक मारी, लेकिन यह फिंटेल थी जिसने वास्तविक गति प्रदान की। चप्पू जैसी संरचना पूर्ण लय के साथ लहराती हुई घोड़े को चिपचिपे रक्त के माध्यम से आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ाती है। मिराज ने एक सुंदर मोड़ का प्रदर्शन किया, नियंत्रण का प्रदर्शन किया जो उसकी पिछली शारीरिक रचना के साथ असंभव होता। वह गहराई तक गया, फिर सामने आया। उसकी हरकतें तरल और स्वाभाविक थीं, जैसे कि वह पूरी जिंदगी तैरता रहा हो। वह पानी में इतनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। ऐसा लगता है मानो वह एक समुद्री घोड़ा बन गया हो। मून ने मिराज के प्रदर्शन को स्पष्ट विस्मय के साथ देखते हुए आश्चर्य से सोचा। विकास ने मिराज को पानी के नीचे के वातावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूलित कर लिया था। जो कमजोरी थी वह लाभ बन गई थी। कई मिनट के प्रदर्शन के बाद तीनों वापस एयर पॉकेट में आ गए। वह अविश्वसनीय था, सेलीन ने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा है। एक घोड़ा जानवर जलीय विशेषताओं को अपना रहा है। विकासवादी संभावनाएं आकर्षक हैं। मून ने खुद को एयर पॉकेट तक खींच लिया। उसके शरीर और बालों से खून बह रहा था। मिराज की इधर उधर घूमने और रक्त के माध्यम से चलने में असमर्थता एक मुद्दा थी। अब सेलीन ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, अब वह वास्तव में हमारी तुलना में गिल्स तक नेविगेट करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सकता है। चंद्रमा मिराज के पास पहुंचा, घोड़े के परिवर्तित शरीर पर अपने हाथ फिराते हुए अन्य परिवर्तनों की जांच की। पैर बाहर से अपरिवर्तित दिखते थे, लेकिन पानी में अधिक लचीलेपन के साथ चलते थे। और वे सुनहरी धारी वाली आंखें बेहतर दृष्टि प्रदान कर सकती हैं, संभवतः गंदे तरल पदार्थों में देखने के लिए अनुकूलित। आप और भी खास हो गए हैं। आप हमारे साथ साथ विकसित हो रहे हैं, मून ने मिराज के अयाल को सहलाते हुए धीरे से कहा। मिराज ने फुफकारते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से स्वयं से प्रसन्न था और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उत्सुक था। सेलीन ने मिराज की फिंटेल की अधिक बारीकी से जांच की। परिवर्तन उल्लेखनीय रूप से पूर्ण है। आधा गठित उत्परिवर्तन नहीं, बल्कि पूरी तरह कार्यात्मक अनुकूलन। मुझे आश्चर्य है कि उसने फिन्स को क्यों विकसित किया, चाहे यह जानवर के खून, पर्यावरण या बस मिराज की जन्मजात विशेषता के कारण हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अभी नहीं बता पाएंगे। एक बार जब हम इस जगह को छोड़ देंगे तो चीजों को समझना आसान हो जाएगा। अन्य जानवरों के खून का परीक्षण करके हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या इसके कारण अन्य जानवरों का विकास हुआ या यह सिर्फ एक भाग्यशाली संयोग था।